let's say separately. Now, is it possible there can be a single factor which is influencing the two things? एक चीज समझिए यहाँ पे, अगर मेरे घर में पावर कट है 2 दिन से, तो क्या हुआ, मैं अपना होमवर्क भी नहीं पूरा कर पाया, सिंसियरिटी भी मेरी रहेगी क्योंकि लैपटॉप भी नहीं चला मेरा, मेरी असाइनमेंट भी पूरी नहीं हुई. सो व्हाट इज हैपनिंग, वन सिंगल फैक्टर इज इन्फ्लुएंसिंग ऑल. इट माइट बी पॉसिबल. सो एक्चुअली क्या है कि इनकी वजह से ये जो दो एरर टर्म है, व्हाट इज एरर टर्म, दैट इज अनएक्सप्लेन्ड. बोथ आर बिकॉज ऑफ सम सिंपल रीजन. कोई भी इनके बीच में कनेक्टिविटी हो सकती है. सो व्हाट विल डू, वी विल पुट ए रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू. विल पुट ए रिलेशनशिप. इसका मतलब इन दो एरर टर्म्स के बीच में एक रिलेशनशिप है. दे आर कॉज्ड बाय मे बी सम थर्ड वेरिएबल, मे बी सम अदर, बट देयर इज ए रिलेशनशिप अनएक्सप्लेन्ड इसका और इसका, अगर वो दोनों सेम पे. ये बातें हम अपने एंड पे नहीं देख पाते हैं कि किसका किससे रिलेशनशिप है, एरर टर्म की क्या कहानी चल रही है. देखिए, इस फैक्टर ने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जो रह गया वो कहाँ है, वो यहाँ है. वी कांट सिंपली रिजेक्ट देम. सो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक चीज गिवन है, मॉडिफिकेशन इंडिसेस. मॉडिफिकेशन इंडिसेस will try to find out those inherent relationship, कौन किससे रिलेटेड है, and this is one method of improving your CFI GFI values. Modification indices is one method. लेकिन modification indices, you know, it's a software, it will just go ahead. हमें कुछ rules follow करने होते हैं. अगर यहाँ पर है tangibility, इसकी 3 स्टेटमेंट हैं. Modification indices will make sense only between the error terms of the same construct. Software will give you, इसको इससे कनेक्ट कर दो, एरर टर्म को इससे कनेक्ट कर दो, एरर टर्म को इससे कनेक्ट कर दो, एरर टर्म को इससे कर दो या इससे कर दो. इट विल गिव यू ऑल. वेयर वी विल रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ ओनली द एरर टर्म्स ऑफ द सेम कंस्ट्रक्ट, नॉट द क्रॉस कंस्ट्रक्ट. वो द क्रॉस वैलिडिटी होगी, राइट? वो नहीं करना है. ये आपको सब कुछ देगा, हमें देखना है कि पॉसिबल है या नहीं. उसका मतलब ये है, इन दोनों के पीछे कोई तीसरी चीज है जो दोनों को इन्फ्लुएंस करे. There is something exogenous variable जो दोनों को इन्फ्लुएंस कर रहा है. हाँ, इसके हमें कनेक्ट कर देना. इसको कनेक्ट करने से क्या होगा कि हमारा दोनों के बीच में एक और रिलेशनशिप आ गया, एक और कंस्ट्रेंट हो गया ना अपने का, भाई इन दोनों में भी रिलेशनशिप है. फर्दर ये जब दोबारा मॉडल करेगा, आपका जो काई स्क्वायर है वो कम हो जाएगा, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बेटर हो जाएगा, ऑब्जर्व और उसके बीच का डिफरेंस और कम हो जाएगा. एक नई हमने क्या की, डिग्री ऑफ फ्रीडम को और कम कर दिया. वो सॉफ्टवेयर होता है. ओके, देखिए मैंने मॉडिफिकेशन इंडिसेस पे क्लिक किया. इसने 3 चीजें मुझे दी हैं, कोवेरिएंस, वेरिएंस, रिग्रेशन रेट. हम सिर्फ कोवेरिएंस की बात कर रहे हैं. कोवेरिएंस ने कहा अगर आप हाईएस्ट कौन सी है, E1 E2, E1 और E2 को अगर आप कनेक्ट करेंगे तो आपका जो चेंज आ जाएगा वो आपका चेंज आएगा 64 यूनिट्स. टोटल 64 यूनिट्स कम हो जाएंगे. जो डिफरेंस था ना काई स्क्वायर में, काई स्क्वायर की जो वैल्यू थी नॉट 64%, यूनिट्स की अगर हम बात करें वो कम हो जाएगी. हम एक काम करते हैं, अपना नोट करते हैं. यहाँ पर कितना था, 78.67. ओके, और किस किस में बोल रहा है, 1 और 2 में. सो लेट मी क्लोज इट डाउन. और 1 और 2 के अंदर अभी देखना है ये सारे डीएक्टिवेटेड है क्योंकि ये आउटपुट है. अब इनपुट पे क्लिक करें दोबारा, अब एक्टिवेट हो गए. टू साइडेड एरो देखिए, 1 और 2 को मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया. ठीक है, अब इसको दोबारा रन करता हूं मैं. CFI value is 0.1. CFI तो 1 आ रहा है, 0.4 आ गया. 0.4. अब देखिए कितना ज्यादा कम हो गया. और CFI 1, लेट मी चेक. कोई मैंने बोलते नहीं कि एरर तो नहीं, ये ठीक है बिल्कुल, ये से परफेक्टली एक्सप्लेन हो. It should be between 2 to 5. एक्चुअली क्या हुआ, when the chi-square is 0.4, इसका मतलब बहुत ही नियर पहुंच गए हम एक्सप्लेन करने के. जो हमारा था हमने ऑलमोस्ट एक्सप्लेन कर दिया, परफेक्ट हो गई. नहीं आ रहा है मेरे केस में, तो वैल्यू 7.7. तो मैं क्या करूं? सॉरी, one of the method of improving CFI is modification. Modification क्या है? उससे आगे दियो, कुछ नहीं होगा. तो उसको रिपोर्ट करो, 2 to 5.
ये तो एक मिनट, सारी वैल्यूज इंप्रूव क्योंकि जो CFI, व्हाट इज CFI? chi square डिवाइडेड बाय n अंडर द रूट chi square मल्टीप्लाइड बाय दिस सब chi square से। अगर आपका chi square इंप्रूव हो रहा है, छोटा जितना होगा ये सारी वैल्यू इंप्रूव हो जाएंगी सारी। एक्चुअली इन दोनों के रिलेशनशिप में क्या मीनिंग है? इसका ये कहना है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था और क्वेश्चन नंबर 1 था, इसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, एक लेवल तक एक्सप्लेन भी किया, आगे कुछ रहेगा, कुछ अनएक्सप्लेन्ड है, लेकिन जो अनएक्सप्लेन्ड है उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप, it might be because of any third variable, it might have by chance or might have any other thing, but the two seems to be correlated. कितना correlated है इनका amount? The amount it says, if you run it, modification indices, जनरली हम क्या करते हैं, क्योंकि अभी by default वैल्यू मैंने क्या दी थी वहाँ पे 4, remember? यहाँ पर एनालिसिस प्रॉपर्टी आउटपुट मॉडिफिकेशन से 4 दी हुई नहीं, यहाँ पे मैं इसको बड़ी कर देता हूँ 20 से ज़्यादा। होता क्या है, जब आपके पास बहुत सारे वेरिएबल्स हों तब इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप यहाँ हायर नंबर 10 दे दें, 15 दे दें। तो ये कट ऑफ है, जैसे फैक्टर लोडिंग के अंदर 0.4 से नीचे मैं स्ट्रेस कर रहा था, दिस इज द सेम थिंग। तो उसके बाद भी हम क्या रिलेशनशिप में आगे करेगा मेंटेन हो जाए, अगर इसका कुछ नेगेटिव भी है क्या, ये सिर्फ इट वर्क्स इन पॉजिटिव डायरेक्शन? It works in positive direction. It doesn't work in the negative direction. Number 1, number 2, the overall aim is going to perfection as far as possible. But whether we should always go for perfection? No, it's wrong size with you. जैसे AMO 0.6 से ज़्यादा अच्छा होता है, यानी अगर आप 5 या 6 टाइम स्टेटमेंट करने लें तो अच्छे रिजल्ट आता है। तो अगर मैं 20 टाइम लेना चाहूँ तो मुझे लेना चाहिए कि नहीं? प्लीज लुक इफ इट्स फिजिबल, रिजल्ट और अच्छे आएंगे। जितना ज़्यादा आपका होगा सैंपल साइज, PMO उतना ज़्यादा हो जाएगा। आप 3000 का ले लो साइज, PMO ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, राइट? सेकेंड थिंग इज, हमें जो टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन है 60% कट ऑफ है, तो अगर 60 से ज़्यादा 90% आ रहा है, गुड। अगर 80 आ रहा है बहुत अच्छा है, यू शुड चेक इट ऑन द मेथड ऑफ इम्प्रूविंग CFI। ओके, हमने ये यूज भी किया I1 GFI1 AGFI है, AGFI एडजस्टेड होता है। और सर तो कंसेक्यूटिव एरर्स को ही करेक्ट करना है या E1 को E4 से नहीं? किसी को किसी से ये बताएगा किसको किससे कहां से पता चलेगा? इसको करना अब ये वाली स्टेज में हमें कैसे पता चलेगा? मॉडिफिकेशन जो इनमें सबसे हाईएस्ट है उसको करके दें, जैसे इसमें E1 और E2 हाईएस्ट है, उसको करके दें। जितने बहुत सारे हैं, जो हाईएस्ट है उसको ऑल द इंक्लूड नहीं एक्सप्लेन हो गया, राइट? इंक्लूड तो नहीं एक्सप्लेन हो गया। फैक्टर इज एबल टू एक्सप्लेन इट प्रॉपर्ली टू द फुल स्पेक्ट्रम के अंदर। देयर इज नो चांस टू ऐड एनी अदर। अब वो कह रहे हैं सर जैसे हमने साइड में इसका ये मतलब नहीं है, इसका मतलब ये है फैक्टर उनको परफेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, फैक्टर स्टेटमेंट्स को परफेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, अदरवाइज है ना ये फैक्टर एक्सप्लेन कर रहा है, फैक्टर एक्सप्लेन कर रहा है। अगर स्टेटमेंट एक्सप्लेन करती तो हम बोलते हैं फैक्टर इज 100% एक्सप्लेन, देयर इज नो अदर स्टेटमेंट कैन बी एडेड। हियर आई एम सेइंग फैक्टर इज एक्सप्लेनिंग 100%, फैक्टर सीम्स टू बी अ वेरी गुड फिट ऑफ इट। उसका रीजन क्या है, क्या होता है, ये मेरा कंसर्न रहता है हाईएस्ट वैल्यू को लेने का। लाइक शी वाज आस्किंग कि कौन सा करें, जो हाईएस्ट हो उसको करें। ओके, एक्चुअली क्या होगा, अगर वहाँ पे लिखा है 3 तो का स्क्वायर में पॉइंट थर्ड डेसिमल प्लेस पे थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर हायर पे करेंगे ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो बजाय इसकी कि कोई लंबी लिस्ट दे उनमें से मैं चूज करूँ, मैं वहाँ पर एक बैरियर लगा देता हूँ, 10 दे दिया या 20 दे दिया, तो ऑटोमेटिकली जो बची वो चलेगा। कुछ भी नहीं। अगर जितनी ज़्यादा होंगी ना आपकी स्टेटमेंट, ये एटलीस्ट इतना भी आ जाता है 300 250 इस रेंज का भी आता है। हाँ, जितना ज़्यादा आपकी स्टेटमेंट होंगी उतना देगा। देखिए अभी तो मॉडल में 4 स्टेटमेंट है ना, तो 4 एरर टर्म के बारे में बात करेगा।
थिंक ऑफ ए मॉडल जिसमें 25, 40, 50 स्टेटमेंट है, हर एक का हर एक से देगा, ये इतनी लंबी लिस्ट दे देगा, एक एक को देखने के बजाय वहाँ कट ऑफ लगा दिया, 50 लगा दिया तो कुछ रह गई भूल पे देख सर क्या ऐप क्या है, कितने तो कट ऑफ बनानी चाहिए, जितनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट उसकी जो हाईएस्ट वाली है पहले उसको रीड कर लो, उसमें देखो मॉडल पे इंप्रूव हुई है नहीं, अभी किस पर प्राइस थोड़ी और वैल्यू कम पे आ जाओ, Pricing is for most statement. मुझे प्लीज So from this model, this can be सुनने दीजिए अगर ये जैसे 100% model 100% फिट मॉडल। एक कंसेप्ट, हाँ तो उस कंसेप्ट में इसको प्राइसिंग में 4 स्टेटमेंट, हाँ तो उस मॉडल में 4 स्टेटमेंट को बट देयर इज स्टिल a provision to add more statement. We can add statement, sir. We can add statement. We'll see whether the factor will explain that statement or not. Right. So from if you go back to the आप इनको करिए जो आपने कहा सिस्टम इसको हमने 40% से एक्सप्लेन है। हाँ हाँ तो ये हमने कल कब कर दिया ना फैक्टर, कुछ हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कुछ को उड़ा रहे हैं। फैक्टर्स में 40% एक्सप्लेन है, मींस देयर इज स्टिल a provision to add more statement to that. EFM is फैक्टर टू इट, स्टेटमेंट फैक्टर में ऐड करने का जरूरी नहीं है। प्लीज आस्किंग, देखिए EFM में जब हम काम कर रहे हैं हमने कुछ फैक्टर बनाए, सबसे पहले तो हमने आइगन वैल्यू मोर देन 1 को लिया तो बाकी सारे रहे, जैसे ही बाकी सारे रहे आपका वेरिएंस एक्सप्रेड 100 से कम हो गया। अगर आप और लेते जाएंगे तो जब टोटल 21 के 21 स्टेटमेंट ले लोगे 100% एक्सप्लेन हो जाएगा, मैनेजेबिलिटी कम हो जाती है, मैनेजेबल नहीं रहेगा। तो आप कट ऑफ आपने लगा दिया 1 पे, 1 से ऊपर पे आपने कभी अगर 60% आ जाता है, दो है उसके पैरामीटर, टोटल वेरिएंस एक्सप्रेड 60 हो और आइगन वैल्यू मोर देन 1 हो, तो हम बोलते हैं ये ओके है हमारा, इसका मतलब अभी भी और स्टेटमेंट है। पर ये चीज़ CFA पे नहीं है, CFA में फैक्टर बोल रहे हैं मैंने इसको एक्सप्लेन किया, इसको किया, इसको किया, एक और नई स्टेटमेंट है, हो सकता है उसको भी कर दे। ओके, दिस इज टोटली रिवर्टेड। नाउ लेट्स एनालाइज, गो टू द एस्टिमेट। एक चीज और सर आपने बोला था मॉडिफिकेशन जैसे कुछ कंडीशन है, आपने एक कंडीशन बताई, एक ही है। हाँ मैं अभी बता रहा हूँ, एक बार पहले आउटपुट देख लेते हैं। आउटपुट में हमने कहा पहला फैक्टर पहली स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करता है, एंड व्हाट इज दिस वन? वन इज जो हमने एक रूल बनाया था कि जितने भी आउटगोइंग एरो होंगे किसी एक पे 1 होना कंपल्सरी है। ओके, दिस इज दैट वन। तो इसका कोई बाकी और कैलकुलेट नहीं होगा, 1 के कंटेक्स्ट में ही बाकी सारे निकलेंगे। सेकंड वन 100% एक्सप्लेन्ड, ओके, एस्टिमेट इज 1। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसके कंटेक्स्ट में ये वाला वेरिएबल इससे थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन, इसके कंटेक्स्ट में ये ज्यादा, तीनों ही ज्यादा। स्टैंडर्ड एरर दिस डिवाइडेड बाय दिस इज क्रिटिकल रेशियो व्हिच इज अनदर नेम फॉर द टी टेस्ट। और ये सिग्निफिकेंट आ गया, सिग्निफिकेंट का मतलब ये फैक्टर इस स्टेटमेंट को फुली एक्सप्लेन कर रहा है। तो सबसे पहला काम जब भी हम CFA के रिजल्ट देखेंगे, सबसे पहले हम इस चीज को देखेंगे, जैसे रिग्रेशन में लास्ट टेबल देखते थे ना, अगर किसी की P वैल्यू कम है उसको ड्रॉप कर देते थे, अगर ये एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है उस स्टेटमेंट को ड्रॉप करके मॉडल को रीरन करें, वो स्टेटमेंट उस कंस्ट्रक्ट में वो स्टेटमेंट प्रॉपर्ली फिट नहीं हो रही। ये क्या होती है? ये वैल्यू 0.05 से छोटी होनी चाहिए। आमोस क्या करता है, जो 0.01 से छोटा है वहाँ ट्रिपल स्टार लगा देता है। 1 से जो छोटा है यानी ट्रिपल स्टार है, देखने की जरूरत ही नहीं है, बढ़िया है। लेकिन कई बार 0.03 है, 0.05 से तो छोटा ही है, वो भी ओके, वैल्यू विल हाँ दैट इज एक्सेप्टेड, 0.05 से छोटा। ओके, ये हुई हमारी पहली टेबल जो सबसे इंपॉर्टेंट है। द सेकंड टेबल इज स्टैंडर्डाइज्ड रिग्रेशन वेट, ये बीटा है। ये क्या काम आता है? ये कन्वर्जेंट वैलिडिटी निकालने के काम आता है। कन्वर्जेंट वैलिडिटी ऑफ द कंस्ट्रक्ट कैसे निकालेंगे? इन चारों का एवरेज लेंगे, इनके एवरेज का स्क्वायर 0.5 से ज्यादा आना चाहिए, AVE। ठीक है, अब एक काम करें आप 0.5 का अंडर रूट निकालो। रुक जाओ, वो तो बाद में करो, तो शॉर्टकट है ना। कि तो आपको पता तो होना चाहिए कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। 0.5 का अंडर रूट बता सकते हैं कितना आएगा? 7.1। देखिए 0.7 का जो स्क्वायर होता है 0.49 और 0.71 का जो स्क्वायर होता है 5041 होता है।
इसका मतलब दूसरे टर्म्स में क्या मैं ये कंक्लूड करूं कि अगर इन चारों का एवरेज 0.71 से ज्यादा है, ए बी अच्छी आएगी? ए बी ई क्या होता है, इनका एवरेज का स्क्वायर 0.5 से ज्यादा आना चाहिए। ए बी का ये रूल है। तो मैं दूसरे टर्म से बोल रहा हूँ, अगर ये इन चारों का एवरेज 0.7 से कम आ रहा है तो ए बी भी 0.5 से कम आएगा। यस और नो? अगर इन चारों का एवरेज जो है, एवरेज आया है 0.6, कितना आएगा इसका? 36 आ गया। 0.5 से कम है, खत्म हो गया। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ, आपको एवीए निकालने की भी जरूरत नहीं है। आप सिंपल ये देख लीजिए क्या इन चारों का एवरेज 0.7 से ज्यादा है या नहीं है। अगर चारों का ज्यादा है, एवी अच्छा आएगा ही आएगा आपका। ये स्टैंडर्डाइज्ड बीटा है। और उसमें भी आप सिर्फ पहला डेसिमल प्लेस देख लें, 8, 9, 8, 7 निकाल लो, एवरेज 7 से ज्यादा ही है, दिख ही तो रहा है। अगर कोई एक 5 है, कोई एक 5 है और एक 9 है, 9 5 14 का आधा 7, तो भी ठीक है। अगर यहाँ 6, 5, 6, 5 0.7 से कम, ए बी उड़ गया इसका। Sir, if it is more than 0.7 then? अगर इसका एवरेज 0.7 से ज्यादा है, ए बी अच्छा आएगा, क्योंकि एवरेज अगर 0.7 से ज्यादा है तो उसका स्क्वायर 0.5 से ज्यादा होगा। और ये भी अच्छा आएगा तो? वैलिडिटी होगी, तो तो कन्वर्जेंट वैलिडिटी होगी। एक पॉइंट है ना ये, ठीक है ना? तो इसका मतलब हमें बार बार सारी कैलकुलेशन नहीं करनी है, हम सिर्फ इसका एवरेज देख लेंगे। अगर इसका एवरेज वो भी सिर्फ फर्स्ट प्लेस का एवरेज, अगर आपको लग रहा है कि चारों 7 से बड़े हैं, बी हैप्पी, तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए चारों 7 से बड़े हैं, बिल्कुल आराम से, इसकी कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, बढ़िया रहेगी। स्टैंडर्डाइज्ड बीटा अगर आपके सारे 0.7 से ऊपर हैं तो आप बोलोगे मेरा काम बढ़िया है, ए बी अच्छा आएगा ही आएगा। हाँ जी, उसका जो एवरेज लेंगे उसका स्क्वायर, दैट इज ए बी, ठीक है। व्हाट इज दैट अल्फा? अल्फा तो रिग्रेशन वही एसपीएसएस से निकलेगा, क्रोनबर्ग अल्फा। अगर आपको याद हो, एक तो 3 4 का शायद 0.8 या पॉइंट ऐसा था, रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट ऑफ रिलायबिलिटी वहां से निकलेगा। एंड थर्ड वाज अल्फा शुड बी मोर देन एबीई। ओके, इसका मतलब ये हमारा ओके है, ये हमारा ओके है, आप बोलोगे मेरा काम बढ़िया। और मेरा जो ओवरऑल ये निकला है सीएफआई वो 0.9 से ज्यादा है, तब आप बोलोगे भाई मेरा काम बहुत बढ़िया। इसको मैं दिखाता हूँ रिपोर्ट कैसे करें। हाँ बोलो, बोलिए, चलो याद आएगा। हाँ बोलो। एवरेज वेरिएंस एक्सप्लेन। हाँ बोलो। The variance amongst the statements it is being explained by the that figure that we got. क्या बोलो? आप उसको लेवल टर्म्स में बताइए, ए बी ई क्या है? अच्छा, फैक्टर लोडिंग, कन्फर्मेटरी फैक्टर लोडिंग is one thing. confirmatory factor loading is another name for the standardized beta. Standardized beta. मतलब हमारा जो ऐसा जब हो रहा है standardized ये देखोगे तो आप अगर इनको दो चीज़ों को पहचान सको, हम एस्टिमेट की बात कर रहे हैं। अब एस्टिमेट में देखो हमें दे क्या दे रहा है। पहली बात तो है रिग्रेशन वेट, ठीक है। रिग्रेशन वेट हमारा अनस्टैंडर्डाइज है, स्टैंडर्डाइज तो बीटा है ना। तो आप ये देखो, जब आप यहाँ आउटपुट पे क्लिक करते हो और अनस्टैंडर्डाइज पे है, ये वही चीजें हैं 1, 1.1, 1.7। ये तो एक बार आप मुझे बोल दो, पहले आप ये मुझे पूरा कर दें। ये 1 वगैरह ये चारों क्या है? ये अनस्टैंडर्डाइज वेट है जिससे इक्वेशन लिखी जाती है। यानी मैं इक्वेशन कैसे लिखूंगा? Q4 is equal to 1.07 into factor 1 plus constant, Q2 is equal to 1.12 into factor। ऐसे ही लिखते थे, जिसमें एरो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट का कोएफिशिएंट यहाँ आता था प्लस कांस्टेंट, ऐसे इक्वेशन लिखते थे। ठीक, ये क्या चीज है? 1.04, ये है इसका वेरिएंस ऑफ एरर टर्म। ये क्या चीज है? ये है वेरिएंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
ठीक है, ये हम कहीं यूज नहीं कर रहे। अब आ जाइए स्टैंडर्डाइज पे। ये क्या चीज है स्टैंडर्डाइज पे? ये हमारे है स्टैंडर्डाइज बीटा, जिसको गीतू बोल रही है, क्या बोल रहे हो आप इसको? CFA की फैक्टर लोडिंग, कंफर्मेटरी फैक्टर लोडिंग जो आप बोल रहे हो वो इसी का नाम है। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं वहां रेड एरो पे क्लिक करके स्टैंडर्डाइज पे कर दूं, क्या आप यहीं से मुझे ए बी बता सकते हो? भाई इसी का अगर आपका ये 0.8, 0.9, 0.8, 0.8 आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया है, देखते ही पता लग गया ना आपको अंदर रिजल्ट्स जाके कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। अगर इन सब का एवरेज 0.7 से ज्यादा है, यानी अगर कोई 0.5 आ गया, अब आप देखोगे कहीं 0.9 है क्या, फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक कैलकुलेट कर दो, सिंपल सा, बहुत ही सिंपल। कोई नहीं सकता इसकी वैल्यू कम नेगेटिव होगी भी, यहाँ पर वैल्यू सॉरी स्टैंडर्डाइज एस्टिमेट आई डाउट, मैंने देखा नहीं है कभी भी नेगेटिव आती हो। नेगेटिव अगर आ रही है इसका मतलब है, ये तो सुनो मैम एक बार देखिए, अगर यहाँ कोई नेगेटिव आ रही है इसका मतलब वो आप स्कोर रिवर्ट करना भूल गए, वो स्कोर रिवर्स कोडिंग करना भूल गए हैं। ये इसको नेगेटिवली एक्सप्लेन कर रहा है, इनका इनवर्स रिलेशनशिप है, वहाँ पे स्कोर रिवर्ट कर दे। नेगेटिव तो जब भी आएगा मतलब रिलेशनशिप उल्टा है। जब भी हम स्टैंडर्डाइज बीटा की बात करते हैं, साइन पॉजिटिव या नेगेटिव सिंपल ये बताता है रिलेशनशिप पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर नेगेटिव है तो वहाँ पर स्कोर को रिवर्ट करते हैं, पॉजिटिव आ जाएगी वैल्यू उतनी की उतनी है, कितनी वैल्यू वो इंपॉर्टेंट है, 0.7 से कम। इसीलिए हम यहाँ पर ये बोल देते हैं बहुत मोटे तौर पे फैक्टर लोडिंग, यानी ये वाली चीज स्टैंडर्डाइज बीटा कभी भी 0.7 से कम नहीं होना चाहिए। मॉडल में स्टैंडर्डाइज बीटा है, लेकिन एक्चुअली तो उसका एवरेज लेंगे। अगर कोई आपकी 0.6 आ रही है, यहाँ 0.8 है, चल जाएगा। अब अभी तक जो डिस्कस कर रहे थे मॉडल पे और फिर बाद में मॉडिफिकेशन में गए, एस्टीमेट में गए, अब हम किस में गए? अनस्टैंडर्डाइज्ड पे, एस्टीमेट्स पे या स्टैंडर्डाइज्ड पे? ये जो आपने अभी टिक करा ना, इसके ऊपर डायग्राम पे CFI GFI वैल्यू नहीं आएंगी, मॉडिफिकेशन इंडिसेस नहीं आएंगे, सिर्फ स्टैंडर्डाइज और अनस्टैंडर्डाइज आएगा। जब आप स्टैंडर्डाइज पे क्लिक करते हैं तो ये स्टैंडर्डाइज बीटा है, जब आप अनस्टैंडर्डाइज पे क्लिक करेंगे वो अनस्टैंडर्डाइज है। हाँ, लेकिन उसकी भी P वैल्यू नहीं आएगी, इसलिए आपको पहले तो जाना ही पड़ता है। किसमें जाना पड़ता है? जब हम स्टैंडर्डाइज पे क्लिक करते हैं तो स्टैंडर्डाइज बीटा है, और जब हम अनस्टैंडर्डाइज पे क्लिक करते हैं तो अनस्टैंडर्डाइज बीटा ये क्या नाम है? we always take standardized बीटा है। We always take standardized बीटा। और स्टैंडर्डाइज बीटा वैल्यू ये अनस्टैंडर्डाइज की है, ये स्टैंडर्डाइज की है। देखो ना लिखा हुआ है स्टैंडर्डाइज रिग्रेशन रेट, ऊपर लिखा हुआ है रिग्रेशन रेट, ये अनस्टैंडर्डाइज है, ये इक्वेशन लिखने के काम आता है, ये हमारा वैलिडिटी की वैल्यू चेक करने के काम आता है। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए? इसमें P वैल्यू 0.05 से छोटी होनी चाहिए। अगर P वैल्यू 0.05 से छोटी नहीं है, यहाँ कुछ भी हो 0.9 आ रहा है, बाहर कर देंगे स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट से तो हम देखेंगे क्या सारी फुल्ली एक्सप्लेन्ड है या नहीं, मॉडल में रहेगा या मॉडल से बाहर जाएगा ये बताएगा, मॉडल में रहने के बाद कितना अच्छा है वो ये बताइए। वहीं से डिलीट हो जाए फिर दोबारा क्या ये चीज समझे? सर ये आउटपुट में तब आ रहा है जब हम वहाँ पे अनस्टैंडर्डाइज्ड एस्टीमेट्स किए हुए हैं, या उसका इससे कोई असर नहीं? उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। यही चीज अगर ये दो टेबल, ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू आप ग्राफ पे देखना चाहें तो एक प्रोविजन है, इस रेड पे क्लिक कर दें। अगर आप नहीं करते ऐसा है डायग्राम, किसी एक पे तो 1 लिखा ही हुआ है कंपल्सरी, ठीक है। अगर रेड पे क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन देगा, अनस्टैंडर्डाइज का स्टैंडर्डाइज, मतलब दोनों पे करके। लेकिन हम जो रिपोर्ट करते हैं रिपोर्ट उसमें PhD थीसिस में वो स्टैंडर्डाइज को करते हैं। मैं आपको एक दिखा देता हूँ, ये फाइल मैंने आपको दी है, इसका नाम है PhD रिपोर्ट, SEM फॉर्मेट है इसका नाम। ओके, प्रीति शर्मा इज फैकल्टी मेंबर इन डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स MTU, ये उसका है काम PhD का। Our work is on the intellectual capital, human capital, structure capital, relation capital,
प्रीफिक्स है पहले से कि ये मिलके ह्यूमन कैपिटल बनाते हैं, ये स्ट्रक्चरल, ये रिलेशन कैपिटल एक्सेट्रा, ये हाइपोथेसिस है। अब इसने कहा मैंने कि कंस्ट्रक्ट पे काम किया, इसने कहा ह्यूमन कैपिटल की वैल्यूज ये मेरे निकल कर आई, उसके बारे में इसने लिखा। आगे इसने पूरा लिख भी रखा है कि किस तरह से लिखा जाता है। x इज इक्वल टू, दैट इज जब मेजरमेंट मॉडल में ये जो स्कोर था इक्वल टू लैम्डा इंटू आई प्लस डेल्टा, ये वही है जो मैं a प्लस bx लिख रहा हूँ, ये फैक्टर है, फैक्टर का कोएफिशिएंट प्लस कांस्टेंट, ये स्टेटमेंट होना चाहिए इस तरह से। फिर इसने कहा स्ट्रक्चर कैपिटल के लिए मैंने इसको चेक किया, इसने पहले अलग अलग चेक किए सारे, अलग अलग चेक करके इसने कहा सारे मेरे इफेक्टिव आए हैं। यहाँ इसने दिया कि GFI क्या होता है, CFI क्या होता है, और ये इसने वैल्यू दी है कि पहले इसके लिए लोडिंग इतनी आई, एरर टर्म इतनी आई, मीन इतना आया, आइटम टू टोटल कोरिलेशन ही आया, ये हम वहीं से निकालते हैं और जहाँ से हम रिलायबिलिटी एनालिसिस निकालते हैं। उसके बाद ये मॉडल फिट इंडिसेस हैं। GFI रिकमेंडेड है मोर देन पॉइंट दिस, पहले मॉडल में इसका 99 आया, 93 आया, P वैल्यू कम होनी चाहिए, CFI ग्रेटर देन 0.9, RMSE लेस देन 0.08, ये अलग अलग है सब्जेक्टिविटी। 0.1 भी चलता है, 0.08, 0.05, जितना छोटा उतना बेहतर है। RMR लेस देन 0.05, T क्लोज जितना छोटा हो नियर टू 0 उतना बढ़िया। इसने ये रिपोर्ट की है CFI RMSE, आप चाहो तो यहाँ NFI कर सकते हो, IFI कर सकते हो, जो अच्छे आए आप उसको रिपोर्ट करो। अलग अलग मॉडल में इसने सारा बना दिया कि ऐसे इसको लिखना है। फिर इसने कहा कि मैंने रिलायबिलिटी चेक की, एक तो कोएफिशिएंट अल्फा, अपोजिट रिलायबिलिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कैसे चेक किया? फैक्टर लोडिंग, जिसके बारे में हमने बात की थी कि आप ये लीजिए उनका एवरेज का स्क्वायर कर दें, 0.5 से ज़्यादा होना चाहिए। एवरेज वेरिएंस एक्सप्लेन्ड 1/अल्फा,